आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सीबीएसई क्लास 10 साइंस का सैंपल पेपर। तो साइंस में सबसे डिफिकल्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो लगती है फिजिक्स। तो फिजिक्स का ही पोर्शन आज हम डिस्कस करने लगे हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेटेस्ट सैंपल पेपर 24-25। सबसे पहले हमें फिजिक्स का क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन नंबर 13। पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को आगे आपने प्रोसीड करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो प्लेन सरफेस है ना, जब प्लेन सरफेस होता है तो हम क्या करते हैं, ये इंसिडेंट रे आई तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं। जो कर्व्ड सरफेस होते हैं ना, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो जब भी नॉर्मल ड्रॉ करने का मन करे आपका, तो आपको क्या करना है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे ना तो वो नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, 0 डिग्री तो नहीं है। कहते किस केसेस में, कौन से केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो उसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं है। फिर आगे तो सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, तो बिल्कुल सही बात है। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए आएगी तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, जहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, तो इसी रे को नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है। इसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तभी कहते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगी वो अपना पाथ रीट्रेस कर लेगी, है ना। एनी रे पासिस और अपीयर टू पास थ्रू द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। हमें कहा गया था कॉनकेव मिरर के ऊपर इनमें से कौन से केस में आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो बी ऑप्शन आंसर आ गया, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी ऑप्शन में वैसे क्या कहते हैं, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो हमें पता होना चाहिए जो प्रिंसिपल फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। जो प्रिंसिपल फोकस को पास करती है वो जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, आई। जो फोकस से पास करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डी ऑप्शन में क्या कहा गया है, पोल पे। तो जो रे पोल पे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल निकल जाती है। मतलब कि इस केस में नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल है ना, पोल पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वही नॉर्मल होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14th सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 14th। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहते हैं व्हाइट लाइट आई, सबको पता है ये डिस्पर्जल का कॉन्सेप्ट है। स्प्लिटिंग अप ऑफ, है ना, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन व्हाइट लाइट इज मेड टू पास थ्रू प्रिज्म। तो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में पास करेगी तो वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, तो व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट पाथ को फॉलो कर लेंगे। जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होती है वो उतना कम डेविएट करता है।
जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है, जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना कम डेविएट करता है। तो वाइट लाइट यहाँ से जा रही थी, तो हुआ क्या, रेड कलर सबसे कम है ना, वाइट लाइट यहाँ से जा रही थी तो रेड कलर सबसे कम डेविएट करता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। एंड वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो ठीक, तो रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा था कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अपने पाथ से डेविएट कर गई नॉर्मल की तरफ। फिर उसके बाद अगेन डेंसर से रेयरर मीडियम में, जब लाइट डेंसर से मीडियम जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रेड कलर की लाइट बाहर निकली एंड ये वायलेट कलर की लाइट बाहर निकली। तो विबग्योर आपको पता है एक स्पेक्ट्रम बनता है विबग्योर। तो सबसे पहले वी, फिर आई, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। तो एक पैटर्न बनता है जी विबग्योर, है ना। तो रेड कलर सबसे ऊपर वाला हो गया, वॉयलेट कलर सबसे नीचे वाला हो गया। तो यही हमसे पूछा गया था कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। तो ए इज रेड एंड बी इज वॉयलेट। तो ऑप्शन हो गई इस क्वेश्चन के लिए सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिस्पर्जल के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्कर के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक असर्शन रीजन दी हुई है हमें, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन लाइट चैप्टर के ऊपर, मिरर लेंसेज के ऊपर ही क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसकी इनर सरफेस पॉलिश होती है। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो फोकस पे जाके इमेज बनती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, पॉइंट इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एट द फोकस। अच्छा, फिर जब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट था अगर, तो इसकी इमेज देखनी है कहाँ बनेगी। जो पैरेलल आएगी वो फोकस को डायरेक्ट करते हुए डाइवर्ट हो जाएगी, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। एंड जो पोल पे आती है वो उसी एंगल पे वापस चली जाती है। तो ये भी रूल था। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 एंड रिफ्लेक्टेड रे 1 जहाँ मिलेंगी वहीं इमेज बनेगी। यहाँ तो कोई चांस है नहीं है मिलने का, तो इसको पीछे प्रोड्यूस कराते हैं एंड इसको पीछे प्रोड्यूस कराते हैं। तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, ये बनी इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी, स्मॉल साइज यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि कॉन्वेक्स मिरर ये होता है जिसकी इनर सरफेस पॉलिश होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है। तो फोकल लेंथ, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं। वेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेक पॉजिटिव साइन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट टेक नेगेटिव साइन। यानी कि आप पोल से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेना है, पोल से लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव साइन लेना है।
तो फोकस होता है राइट साइड में, तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, गारंटीड पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन अपनी जगह ठीक है, असर्शन अपनी जगह ठीक है, बट इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट फिट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। 24 2 मार्कर क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहते हैं इन दी अबव फिगर, अगेन लाइट के ऊपर क्वेश्चन है, शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये इमेज है ना, तो हमें दिख रहा है कि वर्चुअल डॉटेड पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवा के इमेज बनाई गई है। तो वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो कहते हैं एक लेंस है, बताओ ये कौन सा लेंस है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। तो जो कॉनकेव लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस होता है उसमें भी इमेज वर्चुअल बनती है बट छोटी बनती है। जो कॉनकेव लेंस होता था उसमें भी इमेज वर्चुअल बनती है हमेशा, बट छोटी बनती है ना। यहाँ कहीं को बनती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे तो इमेज बड़ी है। तो अगर आपको ध्यान होगा कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में हमने किया था, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 5 केसेस में यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओनली 1 केस, लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा होता है ना, ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो उसकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट यहाँ बनती है। कैसे, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो सेकंड फोकस, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट चली जाती है। तो ये हुई रिफ्रैक्टेड रे 1, ये हुई रिफ्रैक्टेड रे 2। यहां कोई मिलने का स्कोप नहीं है। पीछे प्रोड्यूस करवाया तो जहां टकराई वहां पे इमेज बनी। तो ये इमेज बनी है ना, डॉटेड इमेज बनी है। तो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ये कौन सा लेंस यूज हुआ है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर बनता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। सेकंड में कहा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर बताओ। तो डॉटेड है, पीछे प्रोड्यूस करवा के बनाई गई है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनी तो इरेक्ट, डॉटेड बनी है तो वर्चुअल, एंड बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड है ना। तो मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर पे बनी है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -30 सेंटीमीटर हमें लेना चाहिए। पोल से जब भी लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है, इमेज की जो हाइट है वो ट्वाइस है, इमेज की जो हाइट है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कहते बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे गलती से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इज ओनली डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज बोला गया है 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई यू। अच्छा v भी आपको गिवन है, v आपको गिवन है -30, तो कहते हैं u बताओ क्या होगा। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो u कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, जो चीज़ हमें निकालनी है उसका साइन हम कभी नहीं लेते है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, जो चीज़ हमें निकालनी है उसका साइन कभी नहीं लेते, अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आया है कि -15 सेंटीमीटर।
तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। चलिए जी, तो आज जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंशन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, बट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज? तो कौन सा लेंस हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है ना? तो कॉनकेव लेंस। तो जैसे कॉनकेव लेंस, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में दो केस बनते थे। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। इसी तरह कॉनकेव लेंस भी दो ही केस इसमें बनते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। एंड जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रखा हुआ है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड छोटी सी इमेज बनती है। तो हम एक केस डिस्कस भी कर लेते हैं। ये था जी कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रखा हुआ है, कहीं पे भी, ये ऑब्जेक्ट है, जो लाइट पैरेलल आएगी। कॉनकेव की नेचर होती है डाइवर्जिंग नेचर, इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी चली जाती है अनडेविएटेड। यहाँ मिलने के चांस नहीं है। इसको पीछे प्रोड्यूस करा, इसको पीछे प्रोड्यूस करा, तो जहाँ मिली वहाँ इमेज बन गई। तो ये इमेज, तो हमेशा ये इमेज पीछे प्रोड्यूस करवा के बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं। तो ये हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? What type of lens always forms a virtual erect and diminished image? Concave lens. Next, list two uses of such lens. ऐसे लेंस के दो यूजेस बताओ। तो पहला तो हम करेक्शन में पढ़ते थे, है ना, मायोपिया का जो करेक्शन होता था, मायोपिया, है ना। तो इन करेक्शन ऑफ मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते थे, करेक्शन ऑफ मायोपिया। एक सेकंड यूज, पीप होल्स ऑफ डोर्स। तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि आपका वुडन डोर होता है, तो बाहर किसी ने बेल की, रिंग की, तो आपका अभी डोर खोलने का मन नहीं है, तो उसमें एक आप क्या बना देते हो? एक कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हो। तो कॉनकेव लेंस में अगर आप देखोगे तो एक इमेज आपको, जो पर्सन होगा उसकी वर्चुअल इरेक्ट और छोटी सी इमेज, है ना। तो आप इतने छोटे से होल में जब आप देख रहे हो तो छोटी सी इमेज आपको नज़र आती है। तो वहाँ पे भी हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो ये दो यूजेस आ गए, मायोपिया का करेक्शन जो बुक में भी गिवन है, एंड पीप होल्स ऑफ डोर्स। डोर्स के अंदर जो लेंस लगा होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, जिसमें हमें बाहर वाले पर्सन की इमेज वर्चुअल इरेक्ट और छोटी सी इमेज नज़र आ जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको रीड करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। तो ये अब फिगर में कहते हैं एक्स और वाई जो है ड्रायर्स लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। सप्लाई जो बाहर से गिवन है 230 वोल्ट की सप्लाई है। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, ये दोनों स्विचेस यहाँ से बंद करेंगे तो करंट इन एक्स वाली रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है? 3.5 एम्पियर का करंट इसमें से पास हो रहा है। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स। तो एक्स हीटर में कितनी पावर डेवलप होगी? एक्स हीटर में कितनी पावर डेवलप होगी? तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो दो रजिस्टर एंड बैटरी तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो वोल्टेज इज 230 and current in the resistor X is given as 3.5 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? 23 इंटू 35। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पावर आ जाएगी आपकी वॉट में। 5 3 15, ये ऐसे 5 2 10, 3 2 6 1 7, 508, तो 805 वॉट। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट का आंसर। आंसर हमेशा आपको बॉक्स में डाल के लिख देना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले बस इसके ऊपर जाए, आंसर आपका टिक करे और मार्क्स दे। आगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल्ड देन दैट ऑफ वाई। तो ये रेजिस्टेंस इसके डबल है, तो कहते बताओ वाई में कितना करंट पास करेगा,
है ना, वाई में कितना करंट पास करेगा। अभी अभी हमारी डिस्कशन हुई थी कि ये तीनों चीज़ें पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज होती है सेम, तो एक्स को भी, है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वाई। तो दोनों में 230 वोल्ट की सप्लाई है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट, करंट इन एक्स रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, करंट इन वाई रेजिस्टेंस ऑफ वाई। तो कहा गया है कि एक्स में करंट कितना था 3.5 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है एक्स की वो क्या है डबल डेट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाई। वाई में करंट हमें निकालना है, वाई की रेजिस्टेंस जो भी है, तो ये से ये कट हुआ, तो करंट इन वाई रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.5 इंटू 2 यानी कि 7 एम्पियर। तो वाई रेजिस्टर में कितना करंट पास होगा 7 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था। मैंने क्या कंसेप्ट यूज़ किया है कि यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज सेम है ना, क्योंकि तीनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है। वोल्टेज क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इन दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस, करंट इन दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस, रेजिस्टेंस डबल है, रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधा जाता है। अगर इसमें करंट 3.5 है तो इसमें करंट डबल जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस आधी है, रुकावट आधी है। रेजिस्टेंस मतलब हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधा होगा, और करंट अगर 3.5 है तो इसमें करंट डबल यानी कि 7 एम्पियर होना भी चाहिए था, आ भी रहा है 7 एम्पियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो बी पार्ट डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा पार्ट है। बी पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। चलिए जी, The above figure shows two type of resistor X and Y connected in series। तो ये X रजिस्टर R है, Y की रेजिस्टेंस 2R है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। The power dissipated is P1। तो सीरीज में जब लगे हुए हैं तो कितनी पावर डिसिपेट कर रहे हैं P1। यही सेम रेजिस्टेंस कहते हैं, दोनों पैरेलल में लग जाते हैं सेम बैटरी के साथ। इसको अंडरलाइन करना, सेम बैटरी के साथ, यानी सप्लाई सेम है दोनों केसेस में। तो कहते हैं पावर डिसिपेटेड P2 है, तो बताओ P1 बाय P2 की रेशो बताओ। पहले ये दोनों लगे हुए हैं सेम बैटरी लेट V, तो ये दोनों रेजिस्टर लगे हुए हैं पहले सीरीज में, इसकी रेजिस्टेंस R, ये 2R, तो R इक्विवेलेंट, दोनों की सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी 3R। पावर डिसिपेटेड कितनी होती है V स्क्वायर अपॉन R, है ना, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। तो पहले केस में इतनी पावर डिसिपेट हो रही है। सेकंड केस में कहते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लग गए, पैरेलल में, तो ये R ये 2R। अब कहते हैं बताओ पावर डिसिपेटेड कितनी होगी। तो 1/R इक्विवेलेंट का आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/R प्लस 1/R2। चलिए जी 2R लिया एलसीएम, तो ये हो गया जी आपका 2 + 1 यानी कि 3/2R। तो 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट हमारे पास आया 2R/3। अब कितनी पावर डिसिपेट हुई, पावर 2। फॉर्मूला इज अगेन V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट 2R/3, तो ये हो गई जी पावर 2। We need to find the ratio of these powers P1/P2। तो P1 को हमने ऊपर रखा, P2 को हमने नीचे रखा, तो V स्क्वायर बाय R से V स्क्वायर बाय R कट, ये 2 जाता है स्टूडेंट्स ऊपर, ये 3 आता है यहाँ पे, तो 2/9 इज द फाइनल आंसर। सो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ P1/P2 इज 2/9। P1 P2 की रेशो कितनी आई 2/9। चलिए जी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। हम तो डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, सबको करना चाहिए। वी हैव 4 रजिस्टर्स ABCD ऑफ रेजिस्टेंस सो एंड सो 3, 6, 9 एंड 12। कहते हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस बताओ कैसे डेवलप करोगे। सीरीज में आंसर बड़े वाले से भी बड़ा होता है। सीरीज में आंसर आता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4। जितनी भी रेजिस्टेंस है फाइनल आंसर उससे बड़ा आएगा।
पैरेलल में आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है। अगर कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। तो ये गारंटीड है कि कहते हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस बताओ, है ना। तो इन सबको हमने, अच्छा, फाइंड आउट द लोएस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द फोर। इन चारों को कैसे कंबाइन करें, कैसे सीरीज और पैरेलल में लगाएं कि आंसर सबसे छोटा है। तो वी नो डैट पैरेलल में आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड 1/R4। चलिए जी, तो ये एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 3, 6, 9 एंड 12 का एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 24 तो नहीं बनेगी बात, 36 लेते हैं। सो ये आ गया जी 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4 एंड ये आ गया 3। तो 12 + 6 18 + 4 24 + 3 25/36। कुछ स्टूडेंट्स ये लिखाते हैं आंसर, जबकि गलत है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 36/25, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पैरेलल में आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है, सबसे छोटी रेजिस्टेंस है 3। तो मुझे ये पक्का पता था कि आंसर जो आएगा R इक्विवेलेंट का वो <3 आएगा। ठीक है, आया भी है, 1 पॉइंट समथिंग R इक्विवेलेंट का आंसर आया है। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी का और पार्ट। यू आर गिवन विथ 2 फ्यूजेस A एंड B। करंट रेटिंग है, A फ्यूज की जो करंट रेटिंग है वो है 2 एम्पियर, B फ्यूज की जो रेटिंग है वो है 5 एम्पियर। किसी एक सर्किट में लगाना है, कहते हैं 1000 वाट 220 वोल्ट का रूम हीटर है। तो आप उसमें से कौन सा फ्यूज लगाना चाहोगे। फ्यूज के ऊपर क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, वो ज़रूर अच्छे से रीड कर लेना है ना। तो कहते हैं फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अपने महंगे अप्लायंस को बचाने के लिए हम यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा डिजायर्ड होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी ही मेल्ट हो सकता है। तो जैसे ही सर्किट में करंट डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होगा, जब ये करंट एक्सीड होता है, तो जब ये करंट यहाँ से पास करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट है कम। तो करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो ज़्यादा अगर हीट आएगी तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक कर देगा सर्किट को, तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, हमारा महंगा अप्लायंस बच जाएगा खराब होने से। तो किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर सर्किट में करंट बढ़ता है तो हमारे अप्लायंस को बचाने के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। जो फ्यूज़ की कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू अप्लायंस। चलिए जी, तो जो हमारा अप्लायंस है उसकी पावर गिवन है हमें 1000 वाट एंड वोल्टेज गिवन है 220। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। 1000 इज इक्वल टू 220 इंटू करंट। तो करंट कितना आ गया, 100/22, 50/11। तो 4 पॉइंट समथिंग है ना, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के अप्रॉक्स करंट आ गया हमारा। तो इसको इतना करंट तो चाहिए, है ना, तो इसको इतना करंट तो चाहिए। अगर 2 एम्पियर वाला फ्यूज़ लगाओगे तो वो 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाने ही नहीं देगा। तो यानी कि हमें कौन सा फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए जो कि 5 एम्पियर से जस्ट कम हो। तो यानी कि फ्यूज़ बी हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूज़ ए तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा जैसे ही सर्किट में जो करंट है वो 2 एम्पियर से ज़्यादा एक्सीड होगा, तो फ्यूज़ ए तो मेल्ट हो जाएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्लास में और आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपको फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बारी अपने आप से ट्राई करके रखने हैं। वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।